आज हम विज्ञान के युग में रहते हैं। विज्ञान के पंख लगाकर हम तेजी से अपने पूर्वजों के कठिनाइयों से भरे जीवन को पीछे छोड़कर बहुत ही आगे आ चुके हैं। आज हमारे जीवन में ऐसी ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम अपने पूर्वजों को बता पाते तो उन्हें कभी इस बात का भरोसा ही नहीं होता। कोई यकीन ही नहीं करता कि हम आज आकाश में उड़ान भरते हैं और इस वजह से हम इस दुनिया के किसी भी कोने में बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। जहां पहले महज कुछ किलोमीटर का सफर कई दिनों में तय किया जाता था, वहीं आज हजारों किलोमीटर के सफर को कुछ ही घंटों में तय कर लिया जाता है। आज हमारे पास आवाज की स्पीड से भी तेज चलने वाले फाइटर जेट्स हैं। यानी आज हमारे पास ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो अगर हमारे पास से गुजर जाए तो हमें उनके गुजरने की आवाज उनके जाने के बाद भी सुनाई देगी, भले ही आज हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हों। आज हम अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों। फिर भी अगर कहा जाए कि आज हम अपने पूर्वजों से कम ताकतवर हैं, हम अपने पूर्वजों की तुलना में कम एक्टिव हैं, उनके मुकाबले आज हम कम स्वस्थ हैं, तो ये सही ही होगा। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है जिसे आज हम इस ऑडियो बुक के आगे आने वाले एपिसोड्स में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम इस प्रकृति में सबसे समझदार जीव कहलाते हैं। साथ ही साथ हम इस पृथ्वी के सबसे तेज दौड़ने वाले और सबसे लंबी दूरी तक दौड़ने वाले जीव हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे तेज दौड़ने वाला जीव तो इस पृथ्वी पर चीता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज्ड बुक के ऑथर ने साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर इस बात को साबित किया है कि इंसान ही धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। उसके ऑथर कहते हैं कि हम जिन चीजों को सबसे तेज मानते हैं वो दरअसल बहुत धीमी साबित होती है, और वही जिन्हें हम सबसे धीमी स्पीड वाली चीजें मानते हैं वो अपनी लाइफ में सबसे फास्ट साबित होते हैं। जीवन खरगोश की स्पीड की तरह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन असल में जीवन में सफलता के लिए कछुए की स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ उस बुक के ऑथर का मानना है कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए और इसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होता है, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम ही नहीं बल्कि इस दुनिया के अधिकतर लोग लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसा क्या किया जाए कि लोग एक्सरसाइज करने लगे और एक्सरसाइज से क्या क्या फायदा होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस ऑडियो बुक में, जिसमें हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ ही डैनियल लीबरमैन की किताब एक्सरसाइज द साइंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट एंड हेल्थ में से काफी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक तरीके का जिक्र किया है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को जानने के लिए सुने कुकू एफएम की ये खास पेशकश वाई एक्सरसाइज की ऑडियो बुक, जिसे आवाज दी है आरजे सुगंधा ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मेहनत से कोई नहीं मरता। इट्स ट्रू, हार्ड वर्क नेवर किल्ड एनीबॉडी, बट आई फिगर्ड व्हाई टेक द चांस। हम बरसों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कामयाबी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है जिसमें मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली हो। अगर आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि कामयाब होने के लिए आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट बहुत ही कम है। इसलिए अगर आप मनचाही सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने एफर्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाइए। एफर्ट को पावरफुल बनाने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हार्ड वर्क के कारण मारा गया हो। जब मेहनत करने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है तो फिर हम मेहनत करने का चांस क्यों नहीं लेते? यहाँ तक कि प्रकृति ने भी हमें दौड़ने के लिए ही बनाया है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे हम उतने ही ज्यादा पावरफुल बनते जाएंगे। हम बचपन से अनेक प्रकार की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमने राजा महाराजा, शिकारी और शिकार की बहुत सारी कहानियां सुनी है। उन कहानियों में अगर हमने गौर किया हो तो हमें एक बात नजर आती है, और वो बात ये है कि हमारे पूर्वज घंटों शिकार के पीछे दौड़ते थे और जब तक शिकार थक नहीं जाता था तब तक वो दौड़ना नहीं छोड़ते थे और शिकार करके ही दम लेते थे।
हमें ये सब बातें कहानियां लगती हैं, लेकिन कुछ पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे पूर्वज दौड़ने में इतने ज्यादा सक्षम थे कि वो घंटों लगातार दौड़ते रहते थे और लगातार दौड़ने के बावजूद उन्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो हमें प्रकृति ने दौड़ने के लिए ही बनाया है। यहाँ तक कि इस धरती पर रहने वाले अधिकतर जीवों में से हम सबसे अच्छे धावक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का विकास दौड़ने के लिए ही हुआ है। हमारे शरीर का डिजाइन प्रकृति ने दौड़ने जैसा ही बनाया है। हम अपने शरीर की रचना को देखें, इस संरचना में सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक जितना भी विकास हुआ है, वो सारा विकास हमें दौड़ने में सक्षम बनाता है। हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसे न्यूक्लियो लिगामेंट कहा जाता है, जो हमारे सिर को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक इसी तरह से हमारे दांत भी धीरे धीरे मुंह के अंदर चले गए हैं। जबकि हम बंदर या गोरिल्ला के मुंह की संरचना को देखें तो हम पाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि हमारा शरीर पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के साथ बैलेंस करके हमारे शरीर को संतुलित कर सके। हमारे चेहरे की डिजाइन भी हमें दौड़ने के लिए अच्छा एफर्ट देती है। अगर हम अपने सिर की बनावट को देखें तो हमारा सिर आगे और पीछे दोनों तरफ से एकदम सपाट होता है। इस कारण से ये हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में रखने में काफी सक्षम भी बनाता है। अगर हम प्रकृति में दौड़ने वाले जीवों को देखें तो सभी जीव 4 पैरों पर दौड़ते हैं, जबकि हम 2 पैरों पर ही बड़ी आसानी से दौड़ सकते हैं। 2 पैरों पर दौड़ने के कारण हम तेजी से आगे और पीछे भी घूम सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 4 पैरों पर दौड़ने वाले जानवरों से भी तेज दौड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने शरीर की बनावट देखें तो हम 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर का लगभग 40% हिस्सा ही सूर्य के सीधे संपर्क में आ पाता है। यही कारण है कि हमारे शरीर का पूरा हिस्सा सूर्य के सीधे संपर्क में नहीं आता है। एज अ रिजल्ट हमारा शरीर सूर्य की गर्मी में भी ज्यादा देर तक ठंडा रह सकता है, जो दौड़ते समय हमारे शरीर में होने वाली थकान से हमारी बॉडी को बचाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अधिकतर दौड़ने वाले जानवरों में उनके शरीर का लगभग 70% हिस्सा सीधे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहता है। इस कारण से वो जीव बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते। वो कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद थकने लगते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी के कारण वो अपने शरीर को ठंडा नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान 4 पैरों पर दौड़ने वाले जीवों से ज्यादा तेज है और लंबे समय तक बड़ी ही आसानी से दौड़ सकता है। ये सभी बातें हमें एक अच्छा धावक साबित करती है। जब दौड़ने की बात आती है तो हम दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत तेज दौड़ सकते हैं। अगर हम जंगल में जानवरों के दौड़ने की तुलना हिरण से करें तो हम देखते हैं कि जब हमें कोई हिरण दिखाई देता है तो वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। हालांकि वो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके शरीर का लगभग 70% हिस्सा सीधे सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में रहता है। इस कारण से उसका शरीर तेजी से गर्म हो जाता है और सूरज की तेज गर्मी के कारण वो जल्दी थक जाता है। यही कारण है कि वो ज्यादा तेज तो दौड़ पाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसान दौड़ता है तो इंसान और ज्यादा दूरी तक और ज्यादा समय तक दौड़ सकता है, क्योंकि इंसान के शरीर का सिर्फ 40% हिस्सा ही सूरज के सीधे संपर्क में रहता है। इस कारण से हम ज्यादा देर तक अपने शरीर को ठंडा रखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन भी हमें एक अच्छा धावक बनाते हैं। हमारे शरीर से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। जब हम दौड़ते हैं तब ये हमारी बॉडी में रिलीज होने लगता है और इस हार्मोन के रिलीज होने के कारण हमारी मांसपेशियों में होने वाले दर्द से हमें राहत मिलती है और इसी कारण से हमें दौड़ते समय मांसपेशियों में तेज दर्द का एहसास नहीं होता। यही वजह है कि हम लंबे समय तक और लंबी दूरी तक बड़ी आसानी से दौड़ जाते हैं। लेकिन आज की इस आधुनिक जिंदगी में हम अपने काम को करते समय अधिकतर बैठे बैठे ही काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को दौड़ने की जितनी जरूरत होती है हम उतना कभी दौड़ ही नहीं पाते। वहीं हमारा शरीर इंतजार करता रह जाता है कि हम कब दौड़ेंगे। लगातार होती वैज्ञानिक खोजों ने इस बारे में लोगों को जागरूक किया है कि दौड़ना इंसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।
लेकिन आजकल दौड़ने का ये चलन पूरी तरह से बदल चुका है। आजकल दौड़ने के लिए स्पोर्ट शूज, रनिंग शूज, कुशन शूज काम में लिए जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि रनिंग के समय धावकों में लगने वाली चोट का 50% कारण सिर्फ और सिर्फ शूज ही होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि जूते पहनकर दौड़ने से हमारे पैरों की शेप ठीक और उंगलियां आगे से मजबूत होती हैं। इसके साथ जूते पहनकर दौड़ने से पैरों को चोट लगने से बड़ी ही आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन वही दूसरी रिसर्च ये बताती है कि जूते पहनकर दौड़ने से चोट लगने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। साल 2012 में एक यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में कहा कि 19 में से 10 धावक जूतों के कारण पैरों में होने वाले इन्फेक्शन के कारण दौड़ नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक अच्छे धावक हैं और प्रकृति ने हमें एक अच्छा धावक बनने के लिए विकसित भी किया है, तो फिर हमारे शरीर में दौड़ते समय चोट क्यों लग जाती है? साथ ही जूते पहनकर दौड़ने से हम चोटिल हो क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हम अपनी और अपने पूर्वजों के पैरों की उंगलियों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पूर्वजों के पैरों की उंगलियां आगे से थोड़ी बड़ी होती थीं। इस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर अच्छा फोर्स जनरेट कर पाते थे और इसी वजह से उन्हें नंगे पैर दौड़ने पर भी चोट लगने की आशंका बहुत कम होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि नंगे पैर दौड़ने से उनके पैरों के मांसपेशियों और उंगलियां मजबूत हो जाती थी और वो इतनी ज्यादा फैल जाती थी कि शरीर के पूरे वजन से पड़ने वाले फोर्स दौड़ते समय लगने वाली ताकत को शरीर और जमीन पर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन आज की संस्कृति में दौड़ते समय जूते पहनने की परंपरा है, जिसके कारण पैरों की उंगलियां ज्यादा फैल नहीं पाती हैं और उंगलियों के नहीं फैलने के कारण शरीर से लगने वाली ताकत पूरी तरह से समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाती। और यही कारण है कि आज के समय में दौड़ते समय हमें चोट लग जाती है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि हम पैदा होते ही जूते पहनने लगते थे और यही कारण है कि हमारे पैरों के आगे का हिस्सा इतना विकसित ही नहीं हो पाया। जबकि पूरे जीवन नंगे पैर रहने वाली आबादी के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि उनके पैरों का आगे का हिस्सा हमारे पैरों के आगे के हिस्से से लगभग 16% ज्यादा बड़ा था और इस कारण से वो जूते पहनकर दौड़ने वाले लोगों से कई गुना तेज दौड़ सकते थे। साथ ही साथ उनके पैरों की हड्डियां भी हमारे पैरों की हड्डियों से काफी मजबूत थी। कुछ रिसर्च तो ये भी दावा करती है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने दौड़ते हुए अपने दिमाग का जितना विकास किया है उतना विकास पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दौड़ने के कारण ही मनुष्य के दिमाग का फैलाव बहुत ज्यादा हुआ है और यही कारण है कि दौड़ने की आदत ने मनुष्य को बहुत ज्यादा पावरफुल और समझदार भी बनाया है। हालांकि बाद में कुछ रिसर्च ने तो ये भी दावा किया है कि दरअसल हम दौड़ने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि हम चलने के लिए पैदा हुए हैं। अब चाहे हम दौड़ने के लिए पैदा हुए हो या फिर चलने के लिए, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे शरीर का आकार प्रकार हमें दौड़ने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट उपलब्ध करवाता है और यही कारण है कि दौड़ने से इंसान शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत होता है। हमने पढ़ा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो उसका आलस है, लेकिन ऑथर का मानना है कि आलस बहुत जरूरी है। ये इंसान का दुश्मन नहीं है बल्कि उसका मित्र है। कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। हम आज जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस देखते हैं वो सभी आलस के कारण ही हुई है, क्योंकि आलसी लोग ही अपने जीवन को और ज्यादा आरामदायक बनाना चाहते थे। जब बात की होती है तो हर कोई हमें यही ज्ञान देता है कि आलसी होना ही सबसे बुरी आदत है। हमें किसी भी चीज में आलस नहीं करना चाहिए। आप दुनिया की किसी भी संस्कृति में चले जाइए, वहाँ आलस पर आपको एक लंबा चौड़ा लेक्चर मिल ही जाएगा। लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है तो आपको आलस छोड़ना ही होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको आलस से छोड़ना ही होगा। मतलब जिंदगी के हर एक टास्क के साथ आलस को जोड़ दिया गया है। यानी अगर आप जिंदगी के किसी भी टास्क को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस छोड़ना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर हम साइंटिफिक प्रोग्रेस को देखें तो आज जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हमें दिखाई देती है वो सभी प्रोग्रेस हमारे जीवन को आरामदायक बनाने का काम करती है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने आलस ही नहीं किया होता तो उस शख्स को आराम की जरूरत ही नहीं होती और इसी कारण उसे कभी भी इस बात की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने जीवन को और ज्यादा आरामदायक कैसे बना सकता है। वो तो अपने काम को उसी तरह से करता रहता जिस तरह से पहले कर रहा था, क्योंकि मेहनत करना उसे अच्छा लगता है। हालांकि ऑथर का मानना यही है कि अगर मेहनत ही सब कुछ होता, मेहनत ही सर्वोपरि होती और मेहनत को ही अच्छा माना जाता तो आज की हमारी ये मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं देती। क्योंकि एक आलसी ही हमेशा ये सोचता रहता है कि वो जिस काम को कर रहा है उसे शॉर्टकट तरीके से कैसे पूरा किया जाए, और इसी शॉर्टकट तरीके का पता लगाने के लिए वो दिन रात सोचता रहता है, मेहनत करता है। और यही कारण है कि आज तक जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है ये सब आलसियों के द्वारा की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आलसी होना हर बार फायदेमंद होगा, लेकिन आलसी होने के कुछ फायदे तो हो ही सकते हैं। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो उसे आलस महसूस होता है, यानी आलसी होना आपको स्वस्थ भी बनाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज आलसी होना भी है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में इसे सबसे खराब माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आलसी होना इतना ही बुरा है तो आलस हमारे जीवन में मौजूद ही क्यों है। लेकिन जब हम प्रकृति पर नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि आलस तो प्रकृति ने ही बनाया है और आलसी होना प्रकृति की सबसे बड़ी कला में से एक है, क्योंकि आलस से ही किसी इंसान के शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ठीक रहता है। हम जब इंसानों को छोड़कर जितने भी जीवों को देखते हैं उन जीवों में से अधिकतर का समय कुछ नहीं करने में ही गुजरता है। ये जीव आलसी होते हैं और पूरे दिन सोते हुए या फिर पड़े पड़े ही गुजार देते हैं। अगर हम अजगर को देखें तो अजगर अपने दिन का 18 घंटे का समय सिर्फ सोने और पड़े रहने में बिताता है। बिल्ली को देखें तो बिल्ली अपने दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सोने में या फिर पड़े रहने में ही गुजारती है। 18 से 20 घंटे तक सोना या फिर कुछ नहीं करने का मतलब ये होता है कि वो इस समय में ना तो भोजन की तलाश में निकलते हैं और ना ही वो प्रजनन कर रहे होते हैं, यानी इस दौरान वे कंप्लीटली आलसी होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करती है कि जितने भी ताकतवर जानवर होते हैं या जितने भी ताकतवर शिकारी जानवर होते हैं वो दिन का अधिकतर समय सिर्फ और सिर्फ सोने में ही बिताते हैं। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर काफी ताकतवर होता है और सबसे बड़ा शिकारी भी होता है। अगर हम उसका डेली रूटीन देखें तो वो अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ सोने में ही बिताता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि शेर एक बार शिकार करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन लगातार सोता रहता है, यानी जितना बड़ा शिकारी जानवर होगा वो उतना ही ज्यादा आलसी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जानवर 18 से 20 घंटे सोते हैं, कुछ नहीं करने में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। तो क्या इंसान भी आलसी हो सकता है या फिर इंसान को भी आलसी होना चाहिए? अगर इंसान आलसी बन जाए तो उसे उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ऑथर ने आलसी होने के कुछ फायदे बताए हैं, जैसे कि आलस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक आलसी इंसान जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए नए नए तरीके और नए नए आइडियाज की खोज करता है। फ्रेंड गिलब्रेथ सीनियर ने कहा था कि मैं हमेशा एक आलसी इंसान को ही सबसे मुश्किल काम को पूरा करने के लिए चुनूंगा, क्योंकि एक आलसी शख्स ही सबसे मुश्किल काम को सबसे आसान तरीके से पूरा करने का एक नया रास्ता ढूंढ सकता है। हम लगभग हर समय यही सुनते रहे हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात भी सही है कि जब व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तभी वो किसी ना किसी नई चीज का आविष्कार करता है। लेकिन आलस भी एक तरह से नई चीजों की खोज करने का एक तरीका है। ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे इजी तरीके से सुलझाया जा सकता है, इसका तरीका ढूंढने का आसान सा तरीका उपलब्ध करवाता है। आलसी होने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि ये आपको बहुत ज्यादा एक्टिव भी बना सकता है।
ऑथर कहते हैं कि आलसी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव आलसी और दूसरा डी एक्टिव आलसी। डी एक्टिव आलसी वो होते हैं जो किसी भी काम को पूरा नहीं करते और हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। वो ना तो दबाव में काम करते हैं और ना ही बिना दबाव के काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्टिव आलसी वो लोग होते हैं जो जानबूझकर काम को लेट करते हैं ताकि वो प्रेशर में अच्छा काम कर सके। इस तरह से एक्टिव आलसी के लिए आलसी होना भी एक अच्छी निशानी हो सकती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी भी काम को तब पूरा करने लगते हैं जब उसकी डेडलाइन बिल्कुल पास में आ जाती है। वो लोग काम की डेडलाइन को पास में देखकर फिर दिन रात एक करके तेजी से उस काम को पूरा कर देते हैं। इस तरह से आलसी होना उनके लिए खुद को एक्टिव करने का एक तरीका है। आलसी होने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आलसी लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले काम पर ही अपना ध्यान देते हैं, क्योंकि आलसी लोग गैर जरूरी काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। इस तरह से वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है। अगर प्रॉफिट कम है तो वो ऐसे कामों को छोड़ देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज करते हैं। आलसी होने का चौथा सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि आलसी होने से इंसान को अपने तनाव से लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। रिसर्च भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब आप सभी से दूर रहते हैं और पूरी तरह से आलस में अपना समय बिताते हैं, तब आप अपने तनाव से तेजी से लड़ सकते हैं और उससे तेजी से बाहर भी आ सकते हैं। इस तरह से अगर आप कुछ समय के लिए काम से दूर रहते हैं और एकदम फ्री टाइम बिताते हैं तो ये समय आपको अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी बचा सकता है। आलसी होने का पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वॉर्न आउट से बच जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप एकदम फ्री रहते हैं, काम से दूर रहते हैं और आलसी बने रहते हैं, तब आप अपने दिमाग में तेजी से रिसर्च करते हैं और शरीर को तेजी से रिलैक्स भी करते हैं। वहीं रिसर्च भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि समय समय पर ब्रेक लेने वाले लोग अपने शरीर और दिमाग को तेजी से रिचार्ज कर पाते हैं और इस तरह से वो वॉर्न आउट से बचे रहते हैं। आलसी होने का एक फायदा ये भी है कि ये हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम आलस्य को आराम शब्द से रिप्लेस कर दें तो ये ज्यादा सम्मानजनक लगता है और इस तरह से हम कहें कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से आराम करता है तो उसके शरीर में इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है और इसी के साथ अगर आप बीच बीच में झपकी भी ले लेते हैं तो आप और ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्ट्रांग होती है। आलस का सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि इससे समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, लेकिन जब हम उन समस्याओं को छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद समस्या खुद ही खत्म हो जाती है। इस तरह से कई बार आलस कर लेना भी समस्याओं को खुद ही खत्म कर देने के लिए काफी होता है। यही कारण है कि ऑथर कहते हैं कि किसी भी बात को डिले करना भी कई बार समस्याओं को खत्म कर देता है। इस तरह से देखें तो आलस्य के भी अपने फायदे हैं और ये हमारे जीवन को आरामदायक और प्रोग्रेसिव बनाने का काम भी करता है। लेकिन आलस का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सोचते हुए किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका पता करना। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तब तो आप भी आलसी नहीं हैं, बल्कि आप एक स्मार्ट वर्कर हैं। नींद शरीर के लिए जरूरी क्यों है, जबकि ये तो हमारे समय को खराब करती है? इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज लगभग हर कोई टेंशन में दिखाई देता है और इसी टेंशन के कारण लोगों की नींद बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। नींद के अफेक्टेड होने से उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। साथ ही साथ कम नींद लेने से ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि हर दिन इंसान को लगभग 7 से 9 घंटे नींद लेने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि नींद हमारे शरीर में कौन सी मुख्य भूमिका निभाती है, इसका तो अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च से ये जरूर पता चला है
कि पर्याप्त नींद लेने से ये हमारे फिजिकल प्रोसेस को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना देती है। ये हमारी बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंजेस जैसे कि टिश्यूज की रिपेयरिंग, मेंटल वर्क और किसी भी काम में फोकस को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेने के कारण या फिर नींद के पूरा नहीं होने के कारण अनेक प्रकार के बुरे इफेक्ट शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो ये दिखाई देता है कि जिस शख्स की नींद पूरी नहीं होती वो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। उसे किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप लगातार नींद की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं कि आप में कुछ पुरानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति हर दिन 7 घंटे की नींद नहीं लेता है उसमें अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि नींद की कमी से मोटापा बढ़ सकता है, दिल की बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहीं डायबिटीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन, लीवर डिजीज का कारण भी नींद की कमी को ही माना गया है। नींद की कमी के कारण ये सभी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नींद की कमी के कारण ही ये बीमारियां होती हैं। और भी दूसरे कई फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि नींद की कमी के चलते ये बीमारियां बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से इंसान की अनेक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस ठीक हो जाती हैं और इसी के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बना रहता है। नींद मनुष्य और जानवरों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुई एक प्रक्रिया है जो तनाव के साथ साथ अनेक प्रकार की कई डेंजरस सिचुएशन से लड़ने की परमिशन देती है। इंसान जब तनाव में होता है तब उसके तंत्रिका तंत्र में अनेक प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हार्मोन एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल होते हैं। इन हार्मोन के कारण हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन और टिश्यूज में ब्लड की अधिकता हो जाती है। साथ ही साथ ये हार्मोन शरीर को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए भी तैयार करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में फ्लाइट और फाइट कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मानव के विकास के समय से ही अस्तित्व में आई थी। आजकल इस तरह के प्रोसेस के लिए कोई खतरे मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रोसेस का आज कारण और उसका तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। अब इस तरह की प्रोसेस काम की समस्याएं और रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों से भी पैदा हो सकती है। तनाव के कारण हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और हार्ट बीट के लगातार बढ़ने के कारण हार्ट फेल का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन पर्याप्त नींद लेने से मनुष्य इस तरह के खतरों से बचा रह सकता है। कभी कभी तनाव में रहना बहुत जरूरी भी होता है, साथ ही साथ ये हमें अपने टारगेट को अचीव करने का एफर्ट भी देता है। लेकिन जब ये सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो इसके कारण एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए एक्साइटमेंट के कारण फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसके कारण इंसान की नींद भी अफेक्टेड हो सकती है। नींद के अफेक्टेड होने का कारण ये है कि लगातार तनाव में बने रहने के कारण नींद बहुत कम आती है, क्योंकि तनाव के कारण सतर्कता बहुत ज्यादा होती है और इस सतर्कता के कारण नींद की अवधि बहुत कम हो जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि तनाव के कारण नींद नहीं आती और जब नींद नहीं आती है तब तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर दिन सोने से पहले अपने तनाव के लेवल को कम करना बहुत जरूरी है। शाम को सोने से पहले अपने तनाव को कम करने के लिए आप अनेक प्रकार के प्रोसेस काम में ले सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं तो आप तनाव की स्थिति से तेजी से बाहर आ सकते हैं। ये आपके शरीर के अंदर और बाहर होने वाले विचारों, भावनाओं और संवेदना के ऊपर प्रतिक्रिया करता है और इन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो सोने से पहले अगर आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो
आपके डिप्रेशन के लेवल और नींद में काफी ज्यादा सुधार आ सकता है और आपको इसके कई पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं और एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। इसके लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप बाहर का तला हुआ खाना खाते हैं तो आपको आज ही इसे बंद कर देना चाहिए और घर पर स्वस्थ आहार या फिर बैलेंस डाइट का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। आप अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को शामिल कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में सहायता करेंगे, साथ ही साथ इससे आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं तो आपको कैफीन और शराब का सेवन या तो कम कर देना चाहिए या पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हमने लोगों को कहते सुना है कि कैफीन या शराब सेवन से उन्हें तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लगातार तनाव में कैफीन और शराब का सेवन करने से इनकी लत लग जाती है और शरीर पर इनके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ एक सीमा के बाद ये तनाव को कम करने के लिए बजाय तनाव को बढ़ाने लगती हैं। आजकल की हमारे ऑफिस की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह ऑफिस जाने से लेकर दूसरे दिन ऑफिस जाने तक हम ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं। ऑफिस के 12 घंटे के रूटीन में भी हम ऑफिस के काम में ही उलझे रहते हैं, तो वहीं घर पहुंचने के बाद भी ऑफिस के ही काम में उलझे रहते हैं। इस तरह की लाइफस्टाइल भी तनाव और नींद की कमी का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। अगर आप तनाव को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने घर पर कभी भी ऑफिस को नहीं लाना चाहिए। ऑफिस का काम आपको ऑफिस में ही खत्म करना चाहिए और घर लौटते समय पूरी तरह से फ्री माइंड होकर पहुंचना चाहिए, ताकि आप परिवार के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। जब आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो यकीन मानिए आपके डिप्रेशन का लेवल काफी कम हो जाएगा। आपको फील होगा कि जिंदगी में खुशियां भी मौजूद है। तनाव को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि तनाव का कारण क्या है, तनाव किस कारण से हम पर हावी हो रहा है। इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं को खत्म करना मुश्किल है। इन समस्याओं का इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इन समस्याओं का इलाज बहुत ही धीमा होता है। तनाव और नींद का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। यही कारण है कि तनाव नींद पर असर डालता है, तो वहीं नींद की अवधि तनाव पर असर डालती है। अगर तनाव बहुत ज्यादा है तो नींद बहुत कम आएगी। यदि नींद बहुत ही कम आ रही है तो फिर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें और कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। इसी के साथ अगर आप अपनी जीवन शैली को तेजी से बदल लेते हैं तो आप तेजी से तनाव से बाहर आ सकते हैं और अपनी नींद के समय को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आज के समय में बदलती काम की प्रवृत्ति और इसके कारण बैठे बैठे काम करने की बढ़ती प्रवृत्ति हमारे लिए सही है या फिर गलत, जानेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जब मशीनें नहीं थी तो लोग दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना काम पूरा करते थे, लेकिन जब से मशीनी युग आया है तब से मेहनत का काम बहुत कम हो गया है। अब अधिकतर काम बैठे बैठे ही होता है। इस तरह की जीवन शैली के कारण इंसानों के शरीर पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक गतिहीन जीवन शैली किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कोई व्यक्ति दिन भर में जितना कम बैठेगा, जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा और टहलेगा, उसके स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर आप दिन के दौरान ज्यादा समय तक खड़े रहते हैं या इधर उधर घूमते हैं तो डेस्क पर बैठकर काम करने वालों के मुकाबले आपके भीतर मौत का जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप बैठकर काम करते हैं तो आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा, साथ ही टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज भी हो सकती है। एक रिसर्च का तो ये भी मानना है कि लगातार एक जगह बैठकर काम करने के कारण
लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या भी होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को सीधा खड़ा होने के लिए ही बनाया है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तब ही आपकी बॉडी से जुड़े सारे सिस्टम ठीक तरीके से काम करते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हैं तब आपकी आंखें भी अच्छे तरीके से काम करती हैं। दूसरी तरफ जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तब आप अपने शरीर की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इस कारण से आप में सहनशीलता बढ़ती है और इस सहनशीलता के बढ़ने के कारण शरीर की हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इसके कारण आपके पैरों की और क्यूटिशल मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। ये शरीर की वो मांसपेशियां हैं जो चलने में आपकी सहायता करती हैं। साथ ही साथ ये आपके शरीर को बैलेंस बनाए रखने में भी काफी अहम भूमिका निभाती हैं। लगातार बैठे रहने से और बहुत ही कम एक्टिव रहने से शरीर की ये स्पेशल मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और इस कारण से शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अगर शरीर की ये मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं तो एक्सरसाइज करते समय गिरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी हालत में चोटिल होने और घायल होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम कोई काम करते हैं या अपने शरीर की मांसपेशियों को हिलाते हैं तो इस कारण से शरीर द्वारा भोजन के रूप में खाए जाने वाली वसा और शर्करा को पचाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप हिलते डुलते हुए समय बिताते हैं तो इस कारण से शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और इस ज्यादा एनर्जी को हासिल करने के लिए ये आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से वसा और शर्करा प्राप्त करने लगती है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर को एनर्जी की सप्लाई करने के लिए शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तब लोगों का एक ही जवाब होता है कि हम ऑफिस में भले ही बैठे रहते हो लेकिन हम हर दिन सुबह और शाम एक्सरसाइज करने के लिए जिम जरूर जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसके कारण भी कुछ नहीं बदलने वाला, खास तौर पे अगर आप दिन भर डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। फिर चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याओं का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके कारण आपको पीठ से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब आप ऑफिस में गलत पोजीशन में बैठे रहते हैं या फिर पीठ के रिलैक्सेशन के लिए डिजाइन की गई कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी लगातार खराब पोस्चर में होने के कारण इसके जॉइंट यानी छल्लों में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। वैज्ञानिक रिसर्च तो यहाँ तक दावा करती है कि लगातार बैठे रहने से फेफड़े, गर्भाशय और पेट के कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई पुख्ता कारण तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान लगातार कई घंटों तक बैठे बैठे काम करता है तो इस तरह के कैंसर की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार बैठे रहने के कारण हार्ट डिजीज का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक रिसर्च में यह भी सामने आया है, जो शख्स हफ्ते के 7 दिनों में 23 घंटे से अधिक समय तक टीवी देखते हैं तो उस व्यक्ति में हार्ट डिजीज से मरने की आशंका उन लोगों की तुलना में 64% तक ज्यादा बढ़ जाती है जो एक सप्ताह में सिर्फ 11 घंटे ही टीवी देखते हैं। कुछ डॉक्टर का तो ये भी मानना है कि जो लोग पूरे दिन भर निष्क्रिय रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक की आशंका 147% तक अधिक हो जाती है। ठीक ऐसे ही लगातार बैठे रहने से डायबिटीज का खतरा भी लगभग 112% तक अधिक हो जाता है। लगातार बैठे रहने के कारण पैरों की नसें एक जगह स्थिर हो जाती है, जिस कारण से इन नसों में खून जमा होने लगता है। खून जमा होने के कारण वेरिकोज नसें छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण इन नसों में ब्लड के क्लॉट्स बनने लगते हैं और अगर ऐसा लगातार लंबे समय तक बना रहता है तो ये समस्या काफी गंभीर हो जाती है। अपने आप को इस तरह की समस्या से बचाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन को बदलना चाहिए।
इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। अगर आप उन आदतों को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस तरह की समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर हमें घर से थोड़ी दूर भी जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल या कोई दूसरा व्हीकल लेकर जाते हैं। हमारी पैदल चलने की आदत पूरी तरह से छूट चुकी है। हमसे 1 किलोमीटर की दूरी तक भी पैदल नहीं चला जाता। हमें 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भी किसी भी तरह के साधन की जरूरत महसूस होती है। अगर हमें बाजार जाना होता है तब भी हम बगैर किसी साधन के नहीं जाना चाहते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर दिन पैदल चलने की आदत बनाइए। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो साइकिल चलाने की आदत बनाएं। कोशिश करें कि कार को घर पर ही छोड़कर आप अपने ऑफिस जाएं। इसके अलावा अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो कोशिश करें कि आप उन लंबी दूरी की यात्राओं को पैदल ही पूरा करें या फिर उन यात्राओं को साइकिल की मदद से पूरा करने की कोशिश करें। आजकल हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हर जगह लिफ्ट या एक्सीलेटर लगे होते हैं। इन एक्सीलेटर या लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनकी जगह आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपने स्थान तक पहुंचना चाहिए। कोशिश करें कि आप कम से कम लिफ्ट या एक्सीलेटर का उपयोग करें। ऑफिस आने जाने के लिए कार का यूज नहीं करें, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से अपने ऑफिस पहुंचे। इसके लिए भी आप ऑफिस से एक स्टॉप पहले उतर जाएं और ऑफिस तक की दूरी पैदल ही तय करें। अगर आप गाड़ी लेकर ऑफिस जाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को ऑफिस से कुछ दूर पहले या कुछ दूर आगे पार्क करें और बची हुई दूरी को पैदल ही तय करते हुए ऑफिस पहुंचे। पैदल चलते समय कैलकुलेट करें कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगता है। आप देखेंगे कि जितना समय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करने में बिताते हैं उतने समय में आप पैदल चलकर भी अपने ऑफिस या अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए आप घर के अंदर इंडोर एक्टिविटी को भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो आप डांस कर सकते हैं, इंडोर पूल में तैर सकते हैं, योगा, मार्शल आर्ट, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखते हुए अनेक प्रकार की बीमारियों से बड़ी आसानी से खुद को बचा सकते हैं। जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या फिर कछुए की चाल से आगे बढ़ना चाहिए? क्या शरीर को स्वस्थ रखने में खरगोश और कछुए की रेस? जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या फिर कछुए की चाल से आगे बढ़ना चाहिए? क्या शरीर को स्वस्थ रखने में खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी का कोई रिलेशन है? जानेंगे अगले एपिसोड में। It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. रिसर्च इस बात का दावा करती है कि इंसान जिस स्पीड से जीवन भर चलता है और मशीनें जिस गति से जीवन भर काम करती है, अगर उन दोनों के बीच कंपेयर किया जाए तो इंसान ही सबसे तेज साबित होता है। हम जब छोटे थे तो हमने एक कहानी जरूर पढ़ी थी। इस कहानी में एक कछुआ तेज दौड़ने वाले खरगोश को हरा देता है। हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि जब कछुआ और खरगोश रेस करने लगते हैं तो खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन वो बीच में आराम करने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ कछुआ लगातार धीमी चाल से बिना रुके चलता रहता है और जब तक खरगोश की नींद खुलती है तब तक कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। भले ही हमें ये कहानी किसी एक ऑथर की कल्पना लगती हो, लेकिन अभी हुई साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जीवन की हर एक दौड़ में खरगोश को कछुए से हारना ही पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जानवरों पर की गई रिसर्च के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है कि अधिकतर तेज दौड़ने वाले जानवर जीवन में सबसे ज्यादा धीमा साबित होते हैं। वैज्ञानिकों ने एक कैलकुलेशन की तो पाया कि असल में जो जानवर हमें सबसे तेज दौड़ने वाले दिखाई देते हैं वो सच में सबसे धीमे होते हैं। ऐसा जानवरों पर ही लागू नहीं होता, ऐसा मशीनों पर भी लागू होता है। अगर हम हवा में उड़ने वाली मशीनों को देखें तो दो तरह की मशीनें होती हैं। एक जो किसी मंजिल तक पहुंचने में घंटों का समय लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ फाइटर प्लेन्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम इनकी स्पीड की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि लंबी दूरी तक ट्रैवलिंग सिर्फ वही प्लेन कर सकते हैं जो फाइटर प्लेन से धीमा उड़ते हैं।
जबकि फाइटर प्लेन से ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि फाइटर प्लेन बहुत तेजी से उड़ते हो, लेकिन वो कुछ ही समय के बाद नीचे आ जाते हैं, यानी उन्हें अधिकतर समय जमीन पर ही बिताना होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मशीनों में भी जो मशीन हमें सबसे फास्ट लगती है, वो मशीन अपने जीवन के पूरे अंतराल में सबसे धीमी साबित होती है। ऑथर कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप चाहे जीवों से ले लीजिए या फिर मशीनों से, सभी में एक बात कॉमन है, लंबे समय तक वही चलता है जो धीमा दिखाई देता है, और दूसरी तरफ जो अपने जीवन में सबसे तेज दिखाई देता है, दरअसल वही सबसे धीमा साबित होता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की स्पीड क्या हमारे जीवन में भी महत्व रखती है? क्या मानसिकता भी कछुए और खरगोश की स्पीड के जैसे होती है? अब सवाल उठता है कि इस तरह की स्पीड क्या हमारे जीवन में भी महत्व रखती है? क्या मानसिकता भी कछुए और खरगोश की स्पीड के जैसी होती है? क्या कछुए जैसी मानसिकता के बेस पर इस दुनिया की जंग जीती जा सकती है, या फिर इसके लिए खरगोश जैसी स्पीड वाली मानसिकता चाहिए? अगर हम आज के जीवन में देखें तो हर एक व्यक्ति कछुए की तरह नहीं जीना चाहता। वो चाहता है कि जिंदगी की इस रेस में वो एक खरगोश की तरह तेज दौड़े और इस दौड़ को जल्दी ही जीत कर खत्म कर दे। आज के समय में हर एक शख्स तुरंत ही रिजल्ट चाहता है, इसके लिए वो खरगोश की तरह तेज दौड़ना चाहता है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलकर अमीर बना जाए। सब यही चाहते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए और वे रातों रात ही अमीर हो जाएं। और इसका परिणाम क्या होता है? हम देखते हैं कि इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति तुरंत ही ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो उन्हें रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाते हैं। फिर इसी तरह से वो लोग हमेशा ठगे जाते हैं और उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसे भी खो देते हैं। ऐसे लोग हमेशा ऐसे जुनूनी उपायों के बारे में सोचते रहते हैं जिसके कारण उन्हें तुरंत ही बड़ी कामयाबी मिल जाए। हम देखते हैं कि एक जुआरी जल्दी अमीर होने के लिए जुए में पैसा लगाता है, क्योंकि उसे ऐसा रास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जहां पर मेहनत करते हुए बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे अमीर बना जाए। इस कारण से एक जुआरी हर समय जुआ खेलता रहता है और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही होता है कि उसे ज्यादातर हार का ही सामना करना पड़ता है, और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि एक जुआरी अपना सब कुछ लुटा बैठता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं। वो अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि हर दिन एक्सरसाइज करनी है, हर दिन अपने खाने और अपने रूटीन में बदलाव करना है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि लगातार एक्सरसाइज करने, अपने डेली रूटीन को बदलने से शरीर में हम जैसा चाहें वैसा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वर्क प्रोसेस है और कछुए की तरह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला काम है। इस तरह के काम को कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी मोटे लोग चाहते हैं कि वो तेजी के साथ एकदम से स्लिम और फिट बॉडी वाले बन जाए, और वो भी बिना एक्सरसाइज किए। इस कारण से वो सर्जरी, दवाइयों के द्वारा अपने मोटापे को तेजी से कम करना चाहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि दवाइयों के इस्तेमाल से भले ही उनका मोटापा कम हो जाता हो, लेकिन दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल करने से उनमें अनेक प्रकार की दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। हम खरगोश की तरह जीना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारी दुनिया ही ऐसी बन गई है जहां हर एक काम खरगोश की स्पीड की तरह पूरा होता है। 3 मिनट में फोटो प्रोसेसिंग, 1 घंटे में चश्मा तैयार हो जाता है, माइक्रोवेव में तुरंत खाना गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक केटल में तुरंत पानी गर्म हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में एक क्लिक पर किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या किसी से पैसे हासिल किए जा सकते हैं। एक ही क्लिक पर ईमेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि हमें स्पीड की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि अगर इनमें कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती है तो हमें बेचैनी होने लगती है और हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी सुविधाओं ने हमारे अंदर तत्काल परिणाम की उम्मीद को काफी हद तक बढ़ा दिया है, और जब हमारी उम्मीदें तुरंत पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम उन्हें तुरंत ही छोड़ देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव हो जो लंबे समय तक बना रहे, तो
आपको अपने आप में बहुत धीरे धीरे बदलाव करने होंगे। रातों रात अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन भी है तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं हो सकते। ऑथर ने कुछ काम ऐसे बताए हैं जो कछुए की मानसिकता से जुड़े हैं और यही हमें बताते हैं कि कछुए की तरह चलते हुए हमें कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप एक महीने में हर सप्ताह कम से कम 3 बार सिर्फ 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो साल भर में 140 से ज्यादा घंटे की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या इससे आपकी हेल्थ पर कोई गहरा इफेक्ट दिखाई देगा? एक्सरसाइज्ड बुक के ऑथर कहते हैं कि इसका आपके रंग रूप पर बहुत ही गहरा असर दिखाई देगा। अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ने का टारगेट रखते हैं तो आप साल में कम से कम 12 किताब पढ़ चुके होंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बहुत सारे थॉट्स आपको तोहफे में मिलेंगी। अगर आप हर दिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान करते हैं तो इससे लगभग 60+ घंटे का मेडिटेशन होगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप किसी भी काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके किसी भी चीज को याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ एंजाइटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको हर हफ्ते सिर्फ 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, महीने में सिर्फ एक किताब पढ़नी है, हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना है तो हो सकता है कि ये आपको बहुत ही कम लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि इनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आप जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू रखते हैं और हर महीने आप एक बुक पढ़ते हैं, सप्ताह में 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने ये काम किया है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने इन कामों को करते समय कंटिन्यूटी बनाए रखी थी। इस कारण से ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो कछुए की तरह दौड़ना होगा, क्योंकि जिस रेस को कछुए ने खरगोश से जीता था उस रेस में कछुए ने चलना नहीं छोड़ा। चाहे उसकी स्पीड बहुत कम रही हो, लेकिन वो लगातार चलता रहा और इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत तेज दौड़ने वाला खरगोश हार गया और बहुत धीमा चलने वाला कछुआ जीत गया। आई एम श्योर अब आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज, महीने में एक किताब वाली बात तो समझ गए होंगे। लेकिन ये सभी चीजें हमारे फिजिकली एक्टिव रहने से ही पॉसिबल होंगी। पर फिजिकली एक्टिव होना हमारे लिए कितना जरूरी है और ये किस तरह से हमारे शरीर पर अपना इफेक्ट डालता है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में।